सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। दिस साइड सचिन। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th सोशल साइंस का, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आप 9th क्लास में आ चुके हो और अब सोशल साइंस को थोड़ा सा हमें नए तरीके से समझना होगा, क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, आपकी एनसीईआरटी की बुक चेंज हो चुकी है। तो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, पुरानी किताबें मत पढ़ना। क्लास 9 सोशल साइंस का ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर फर्स्ट है। यहां मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, जो बिल्कुल आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेरी है अगर आपकी तो इंस्टाग्राम पे आप एकलव्य स्टडी पॉइंट यूजर नेम है, वहां पे आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आज का, जो आपको नजर आ रहा है, वो है डेफिनेशन ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, यहां से हम समझेंगे कि आखिर सोशल साइंस होता क्या है। ठीक है, तो सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी एंड हाउ पीपल लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि सोशल साइंस में बेसिकली आप इंसानों के बारे में पढ़ते हो, इसके अलावा सोसाइटी के बारे में पढ़ते हो, इसके अलावा कैसे लोग रहते हैं इस बारे में पढ़ते हो, लोग क्या काम करते हैं इस बारे में पढ़ते हो, और कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। सो बेसिकली ये एक सोशल स्टडी है, यानी कि समाज की स्टडी है। पूरे लोग जो रह रहे हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सिंपल मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो सोशल साइंस को पढ़कर आप समझ पाओगे कि लोग क्या होते हैं, सोसाइटी क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं उनको आप सोशल साइंस में पढ़ते हो। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये आपको सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है। देन इकोनॉमी, व्हाट्स इकोनॉमी, क्या है इकोनॉमी, इकोनॉमी में क्या क्या होता है, ये प्रॉपरली आपको पता है, यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर एनवायरनमेंट के बारे में आप ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करके पढ़ते हो। ठीक है, ये सोशल साइंस का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग था जो मैंने आपको समझा है। आई होप यहां तक आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है आप एक बार इन फोटोज को देखिए। यहाँ पे ये लोग हैं, ये गवर्नमेंट है, ये इकोनॉमी है ना, ये सोसाइटी है, ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपके पूरे सोशल साइंस के सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सोशल साइंस के अंदर मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, भाई क्या क्या सोशल साइंस के अंदर अपने को पढ़ना होता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है यहाँ पे हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जो है ये होता है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, जो आज से कई सौ साल पहले, कई हजार साल पहले जो इवेंट्स हुए हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो यहाँ पे इवेंट्स रहे हैं, चाहे वर्ल्ड वॉर हो, है ना, चाहे इंडिया कैसे आजाद हुआ, उसका इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल पढ़ना हो, या आज से हजारों साल पहले लोग कैसे रहते थे, उनकी सिविलाइजेशन कैसी होती थी, मींस लोगों के घर कैसे होते थे, ये सारा कुछ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, ये भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। ये पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, क्योंकि वी स्टार्ट विद हिस्ट्री। अगर आपको पास्ट नहीं पता तो आप आगे का भी कनेक्ट नहीं कर पाओगे। देन उसके बाद आती है हमारी जियोग्राफी। जियो यानी कि हमारी धरती, स्टडी ऑफ अर्थ, लैंड, क्लाइमेट, रिवर्स एंड एनवायरमेंट। सो बेसिकली इफ यू आर स्टडिंग अबाउट माउंटेन्स, रिवर्स, वेदर, सो बेसिकली यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ज्योग्राफी आपको नेचर के बारे में, इस अर्थ प्लेनेट के बारे में प्रॉपरली अच्छे से बताता है कि कोई भी फिजिकल जो चीजें होती हैं वो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं, और रिवर्स के बारे में, क्लाइमेट के बारे में आप पढ़ते हो। देन उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको सिविक्स भी कहा जाता है। पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट्स, लॉज एंड डेमोक्रेसी। जब आप कानून के बारे में पढ़ते हो, जब आप गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हो, जब आप डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हो, तो वो सोशल साइंस के पॉलिटिकल साइंस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे हो, ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है भाई, तो ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट हो जाएगा। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ सब्जेक्ट विच इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ मनी, बिजनेस, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जब आप मनी के बारे में स्टडी करते हो,
पैसा क्या है, करेंसी क्या है, देन उसके बाद बिजनेस के बारे में स्टडी करते हो, देन उसके बाद प्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, कंजप्शन क्या होता है, डिमांड सप्लाई, बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं। सो बेसिकली पूरी इकोनॉमिक्स जो इनकम के बारे में पढ़ते हो, मार्केट के बारे में पढ़ते हो, जॉब्स के बारे में पढ़ते हो, पैसे से रिलेटेड जो स्टडी है वो है आपकी इकोनॉमिक्स। आई होप यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उसके बाद फिफ्थ जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है? अब आप सोचो कि सोशल साइंस भी सोसाइटी का वो एक तरीके से स्टडी थी, तो सोशियोलॉजी में ऐसा क्या अलग है? सो यहाँ पे आप ह्यूमन रिलेशनशिप्स को पढ़ते हो, स्टडी करते हो सोसाइटी को बहुत डीपली जाके, फैमिली के बारे में, आप लोगों का कल्चर पढ़ते हो, सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हैं सोसाइटी में, वो क्या उनके त्योहार हैं, क्या उनका कल्चर है, क्या उनकी लैंग्वेज है, कैसे वो रहते हैं, ये सारी की सारी चीजें सोशियोलॉजी के अंदर कवर होती हैं। सो दीज आर द मेन सब्जेक्ट्स ऑफ सोशल साइंस। आई होप थिंग्स आर क्लियर। यहां तक कोई इतना टफ तो अभी तक कुछ आया नहीं है और आएगा भी नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Our next topic is importance of social science. So students, you are in 9th class now. और 9th क्लास में आके भी अगर आपको नहीं पता सोशल साइंस आप पढ़ क्यों रहे हो, साइंस और मैथ ही सब कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है। सोशल साइंस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड सोसाइटी। अगर आपको सोसाइटी के बारे में नहीं पता तो आपको क्या पता है भाई? फिर आप जहाँ रहते हो आपको अपनी हिस्ट्री नहीं पता, आपको अपनी ज्योग्राफी नहीं पता, आपको अपने रूल्स नहीं पता, आप अवेयर नहीं हो, तो सिर्फ साइंस के एक्सपेरिमेंट करके क्या करोगे? सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन से क्या करोगे? अगर आप एक सोशल भाई पर्सन ही नहीं हो, आपको सोसाइटी के बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो वो नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? सोशल साइंस को पढ़कर मिलेगी। एंड आपको अगर एक अच्छा सिटीजन बनना है, ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से रहना है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप सोशल साइंस को पढ़ो, क्योंकि सोशल साइंस से ही आपको अपने राइट्स के बारे में पता चलेगा, सोशल साइंस से ही आपको अपनी ड्यूटीज के बारे में पता चलेगा, सोशल साइंस से ही आपको गवर्नमेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो बहुत जरूरी है सोशल साइंस को पढ़ना। और अगर आपको दुनिया की नॉलेज लेनी है, ठीक है, इंक्रीजेस नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, सो दुनिया भर की नॉलेज आपको कैसे मिलेगी? दुनिया की नॉलेज मिलेगी सोशल साइंस पढ़कर, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इवेंट्स होते हैं सोशल साइंस में पढ़ाए जाते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो बारे में आप पढ़ते हो वो सोशल साइंस में आ जाता है, इकोनॉमिक अगर आप पढ़ रहे हो कहीं की तो वो इसमें आ जाता है, और डेवलप्स थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। अगर आप अच्छे से सोशल साइंस पढ़ते हो तो आप अच्छे से थिंक कर पाते हो, ठीक है, रेशनली थिंक कर पाते हो, आपका दिमाग खुलता है, और इसके अलावा डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपकी अच्छी होती हैं। जैसे आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का कॉम्बिनेशन लेके पढ़ लेते हो तो आप किसी के साथ भी डिबेट कर सकते हो, आर्ग्यू कर सकते हो कि नो नो नो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, आए दिन कोई ना कोई हमें पागल बनाता रहता है, लेकिन जब आप अवेयर हो अपने राइट्स के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, सो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। आई होप ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं पता तो क्या फायदा भाई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के जब आपको उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। पर अब समझ में आ गया होगा कि ये 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखो स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो स्कोप ऑफ सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? यानी कि एरियाज और टॉपिक्स स्टडी इन सोशल साइंस। सोशल साइंस का स्कोप कितना बड़ा है, हम सोशल साइंस में किन किन एरियाज की बात करते हैं, किस किस फील्ड की बात करते हैं, ये अब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए जब आप सोशल साइंस में जाते हो पढ़ने, तो सोशल साइंस आपको लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, अर्थ और एनवायरनमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, मनी एंड बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे से सिखाता है। जब आप इसको पढ़ोगे अच्छे से तो ये इसका स्कोप है, ये इसके मेन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका कोर है। और अगर मैं आपको बताऊं इसके मेन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री है, एज आई टोल्ड यू, स्टडी ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो चीजें गुजर गई उसको पढ़ना ही हिस्ट्री है। जियोग्राफी, अर्थ और नेचर की स्टडी करना है। फिर है सिविक्स, जो पॉलिटिकल साइंस भी जिसको हम कहते हैं, यह गवर्नमेंट्स एंड राइट्स के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आप पढ़ रहे हो। फिर इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ मनी एंड बिजनेस, ठीक है। सो ये इसका स्कोप है सोशल साइंस का। 9th क्लास के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, ज्यादा डीप नहीं लेके जाऊंगा, जितना आपको पता होना चाहिए सिर्फ उतनी ही बात हम यहाँ पे करने के लिए आए हैं। सो स्कोप आपको समझ में आ रहा होगा। मीनिंग क्या है स्कोप का, कि सोशल साइंस में क्या टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, सोशल साइंस में क्या क्या एरिया कवर होते हैं, इसी को स्कोप कहा जाता है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। 4 पिलर्स ऑफ सोशल साइंस। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो
विच आर द 4 पिलर्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के 4 पिलर कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनना। सोशल साइंस इज मेनली डिवाइडेड इनटू 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दीज सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द 4 पिलर्स ऑफ सोशल साइंस। यही 4 सब्जेक्ट जो हैं ये आपके सोशल साइंस के कोर हैं, पिलर हैं, इसी पे पूरा सोशल साइंस आपका टिका हुआ है, आप कह सकते हो। वन बाय वन इसको हम थोड़ा और डीपली जाकर समझते हैं, क्योंकि देखो पहले चैप्टर में ही पता चल जाएगा ना पूरी बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो ये बहुत बढ़िया चीज है भाई, इंट्रोडक्शन का चैप्टर दिया है, एटलीस्ट बच्चे को पता तो हो सोशल साइंस में आता क्या क्या है, सोशल साइंस के पिलर्स कौन कौन से हैं। सो देखो भाई, हिस्ट्री है सबसे पहला पिलर, स्टडी ऑफ द पास्ट, जहां आप ओल्ड सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कोई बहुत पहले कुछ बहुत बड़ी चीज हुई होगी तो वो आप पढ़ोगे। किंग्स एंड रूलर्स के बारे में, राजा महाराजा पहले के कैसे होते थे, ये आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़ने को मिलता है। देन उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ओवर द टाइम, ये आपको हिस्ट्री बताता है। सो ये इसलिए इसका पहला पिलर है। हिस्ट्री हेल्प अस लर्न फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पास्ट में क्या हुआ आपको अपना पता तो होना चाहिए, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी तो आप आगे कुछ कर पाओगे। सो हिस्ट्री ही हमारी मदद करेगा कि अपने को आगे कैसे बढ़ना है। फिर उसके बाद है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंट, और वी कैन से नेचर। जब नेचर के बारे में आप पढ़ोगे ना तो उसको ज्योग्राफी कह सकते हैं, एनवायरमेंट अर्थ के बारे में। जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप माउंटेन्स, यानी कौन कौन से पहाड़ होते हैं, कौन सा पहाड़ कितना ऊंचा है, किस पहाड़ की कितनी इंपॉर्टेंस है, ये आप इसमें समझोगे। रिवर्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, कौन कौन से रिवर्स हैं इंडिया में। क्लाइमेट के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं, फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है इंडिया में, कितने फॉरेस्ट हैं, ये सब आपको पढ़ाऊंगा। कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो। ओके, सो ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर सराउंडिंग्स एंड नेचर। सो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमारा जो नेचर है, हमारे जो सराउंडिंग एरियाज हैं उसको समझने में जियोग्राफी हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा थर्ड पिलर जो कि है पॉलिटिकल साइंस, ऑल्सो नोन एज सिविक्स। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड लॉज। सरकार के बारे में पढ़ना है, कानूनों के बारे में पढ़ना है, तो वहां पर पॉलिटिकल साइंस का नाम लिया जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से समझते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडिया, कितने तरीके की सरकारें हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीजें आपको इस वाले सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलती हैं। डेमोक्रेसी, यानी कि ये क्या है कि लोग अपने में से ही किसी को वोट देते हैं, वो लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट में जाता है, सो इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, जब लोग खुद वोट दे रहे हैं अपनी मर्जी से किसी को और वो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव बनेगा आगे जाकर। देन इलेक्शंस के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं? एज अ सिटीजन आपके कुछ राइट्स हैं, तो एट द सेम टाइम आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़कर पता चलती हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डीपली समझना है, सो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ता है। सो पॉलिटिकल साइंस हेल्प अस बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। अगर आपको एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, अवेयर सिटीजन बनना है, तो आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ती है। फिर उसके बाद फोर्थ जो पिलर है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मनी एंड डेली नीड्स। आपके पैसों का स्टडी होगी, डेली नीड्स क्या क्या है उसकी स्टडी होगी। पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे सेव किया जाता है, बिजनेस कैसे होता है, ट्रेड कितने तरीके का होता है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती हैं, यानी सब कुछ पैसे से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ सकते हो। सो इकोनॉमिक्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज मनी एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स पढ़ के आप जानोगे लोग अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करते हैं। सो टुगेदर दीज 4 पिलर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर पास्ट, वर्ल्ड, आवर गवर्नमेंट एंड आवर इकोनॉमी। इन सबको जोड़ दोगे तो आप अपने पास्ट को समझ पाओगे, दुनिया को समझ पाओगे, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को समझ पाओगे, पैसे को समझ पाओगे। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ सोशल साइंस। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को आपका फीडबैक चाहिए, क्योंकि देखो भाई फर्स्ट वीडियो है,
9th क्लास में मैं आपको फर्स्ट टाइम पढ़ाने आ रहा हूँ, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं बहुत जल्द अगला चैप्टर लेकर आऊंगा और सारे चैप्टर आपके बहुत बढ़िया नोट्स बनाऊंगा। लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना होगा कि हाँ भाई ये हमारा फीडबैक है, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। इंटरकनेक्शन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ सोशल साइंस। ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए सोशल साइंस के, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे हिस्ट्री में हमने देखा पास्ट की स्टडी करना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुए उनकी स्टडी वगैरह करना, ये इसमें आ जाएगा। जियोग्राफी में अगर आप देखोगे क्लाइमेट, रिवर, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज। पॉलिटिकल साइंस में आपने देखा कि भाई देश कैसे चलता है, गवर्नमेंट, कानून, रूल्स, है ना। इकोनॉमी में आपने देखा कि कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे खर्च होता है, कैसे मनी यूज होती है। तो ये सारी चीजें तो आपने समझ ली हैं। लेकिन अगर आप देखो जो रिवर है वो ज्योग्राफी का पार्ट है, अभी तक आपने ये पढ़ा था पीछे, रिवर, माउंटेन्स, है ना। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप जानोगे रिवर्स के किनारे ही ज्यादातर लोग सेटल होते थे। अब ये कनेक्शन हो गया ज्योग्राफी का, क्योंकि रिवर के किनारे ही ज्यादातर सिविलाइजेशंस थी जो स्टार्टिंग में थी। जो लोग शुरू में आज से 4-4, 5-5 हजार साल पहले रहते थे वो नदी किनारे रहा करते थे। और गवर्नमेंट मेक्स रूल्स फॉर यूजिंग द रिवर वाटर। अब इसी रिवर से जुड़ा हुआ कानून जो है आज की डेट में वो गवर्नमेंट बनाती है, जो पोल साइंस का पार्ट है। एंड पीपल यूज रिवर वाटर फॉर फार्मिंग। फिर लोग इसी रिवर के पानी को फार्मिंग में यूज करते हैं, बिजनेस की तरह यूज करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तो ये इकोनॉमी से भी कनेक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चारों सब्जेक्ट आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझा दिया एक रिवर का, कि एक रिवर को आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, उसी रिवर को हिस्ट्री में भी पढ़ते हो, उसी रिवर के ऊपर कानून बनते हैं तो पोल साइंस में भी पढ़ते हो, उसी रिवर से पैसा कमा रहे हो तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो। सो दीज सब्जेक्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ बेटर। चारों सब्जेक्ट को इकट्ठा कर दोगे तो ह्यूमन सोसाइटी के बारे में अच्छे से समझ पाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, फीडबैक देते रहना भाई। सोशल साइंस एंड इंडियन पर्सपेक्टिव। अब आपके सिलेबस में एक चीज है कि सोशल साइंस को इंडियन पर्सपेक्टिव से भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट कुछ बताना है। इंडियन पर्सपेक्टिव हमारे यहाँ पे सोशल साइंस को क्या कहा जाता है। तो देखो भाई, इंडियन पर्सपेक्टिव इन सोशल साइंस, इसका मतलब है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड लाइफ फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें कैसी हैं, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, हमारे इंडिया की हिस्ट्री काफी रिच है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई साउथ इंडियन है। सो इंडिया इज वेरी रिच, ठीक है, कल्चर के मामले में, लैंग्वेजेस के मामले में, रिलीजन्स बहुत सारे हैं, ट्रेडिशंस बहुत सारे हैं। सो सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी एंड इट्स वैल्यूज। ये इसका आंसर है कि इंडियन कंटेक्स्ट में सोशल साइंस का मतलब है जब आप सोसाइटी को समझ पा रहे हो, सोसाइटी की वैल्यूज को समझ पा रहे हो, जो वो अच्छी बातें आपको सिखाई जा रही हैं, वो सोशल साइंस का इंडियन पर्सपेक्टिव है। अब मैं क्या है आगे आपको बताऊंगा वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं जो आपको सोशल साइंस में पढ़ने को मिलती हैं। हिस्ट्री पढ़ोगे तो भाई एंशिएंट टाइम से मॉडर्न तक आप पढ़ते हो, कल्चर को समझते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, अलग अलग, भाई एक देश में रहते हुए लोग इतने धर्मों को फॉलो करते हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं जिनको वैल्यूज कहा जाता है। तो देखो, फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, थोड़ा सा अगर मैं आपको हमारे समाज के बारे में बताऊं, हमारी सोसाइटी के बारे में बताऊं, कुछ मेन फीचर्स क्या हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ के लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हुए, अलग अलग भाषाएं बोलते हुए, अलग अलग कपड़े पहनते हुए भी एक साथ रहते हैं। दे लिव टुगेदर पीसफुली। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, जो कि हमें इस पे प्राउड फील होना चाहिए। देन सेकंड है रिच कल्चर एंड ट्रेडिशंस। सो इंडिया इज फेमस फॉर फेस्टिवल्स, आर्ट, म्यूजिक, डांस, फूड एंड ट्रेडिशंस। हमारे यहाँ का नाच, गाना, खाना, सारी चीजें बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, बहुत फेमस है, इतने सारे फेस्टिवल्स हमारे यहाँ पे मनाए जाते हैं। थर्ड फीचर है रिस्पेक्ट फॉर फैमिली एंड एल्डर्स। हमारी सोसाइटी में कहा जाता है फैमिली वैल्यूज की बहुत ज्यादा वो है इंपॉर्टेंस, कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, जो आपसे उम्र में बड़ा है आप उसका सम्मान करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। फोर्थ फीचर है यहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी। सो इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, हमारा इंडिया दुनिया भर में नंबर 1 पे आता है डेमोक्रेसी के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी लोगों के पास वोटिंग का राइट है। ओके, और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद इलेक्ट करते हैं थ्रू द इलेक्शंस। ओके, देन मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है,
इंडिया बेसिकली कृषि प्रधान देश माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, मैनी पीपल इन इंडिया डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। उनका जो रोजगार है, उनका जो गुजारा है वो खेती बाड़ी से होता है। सो ये हमारे इंडियन सोसाइटी के कुछ फीचर्स हैं। तो हमारे इंडिया में सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, ताकि आप इंडिया का कल्चर समझ पाओ। आप क्यों पढ़ रहे हो भाई, आप भी तो इंडिया में रहते हो, क्यों सोशल साइंस की बुक पढ़ने आए हो यहाँ पे? क्योंकि इंडिया के बारे में समझ पाओ, यहाँ का कल्चर, यहाँ की हिस्ट्री समझ पाओ, हमारे यहाँ पे जो है नेशनल यूनिटी क्या होती है वो समझ पाओ, ब्रदरहुड भाईचारे से कैसे रहना है वो समझ पाओ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाओ, और इसके अलावा अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज को समझ पाओ, और दूसरों के लिए आप अपने मन में रिस्पेक्ट रखो। देखो डाइवर्सिटी इतनी है, इतने ट्रेडिशंस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, तो इन सभी के लिए आपको रिस्पेक्ट रखनी है आपस में, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। सो ये सारी चीजें आप सोशल साइंस से ही तो सीखते हो। तो सोशल साइंस की ये इंपॉर्टेंस है, तब आपको समझ में आया होगा कि हाँ सर आप तो सही कह रहे हो, ठीक है। इसके अलावा eklavyastudypoint.com ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पे विजिट करना, बहुत जल्द आपको इस पे नोट्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा अब मैं एंशिएंट इंडिया की तरफ लेकर चलता हूं। हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे आइडियाज थे, बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारी टीचिंग्स हैं जो मैं वन बाय वन करके आपको बताऊंगा, जो हमारे यहाँ पे जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। हमारी पूरी दुनिया एक परिवार है, हमें सभी देशों को अपना परिवार मानना है, सभी लोग इक्वल हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, भाईचारा प्रमोट हो रहा है ना, और हेट्रेड, जो एक दूसरे से दुश्मनी, भेदभाव, ये खत्म होगा। तो ये एक तो वसुधैव कुटुंबकम है, इसमें यही कहा जाता है सभी से प्यार करो, रिस्पेक्ट रखो सभी लोगों के लिए, पीस एंड हार्मनी, भाई शांति से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो सोसाइटी में, हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे की मदद करो जितना ज्यादा हो सकता है, यूनिटी अमंग नेशंस, जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करें, केयरिंग फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी की तरफ ध्यान दो, अपने देश की तरफ सिर्फ ध्यान मत दो, सभी का ध्यान रखो, और दुनिया भर में पीस रहे, और काइंडनेस और कॉपरेशन बढ़े, जितना ज्यादा हो सकता है एक दूसरे के लिए काइंड रहो, एक दूसरे को कॉपरेट करो, मदद करो। ये हमारा कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। अब थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलूं, धर्म एंड न्याय, ये भी हमारे एंशिएंट इंडिया का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब आप सोशल साइंस को पढ़ते हो। धर्म का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं ना भाई धर्म, राजा का ये धर्म है कि प्रजा की रक्षा करो। तो धर्म क्या होता है, धर्म का मतलब है सही काम करना, राइट थिंग, एंड फॉलोइंग मोरल वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज फॉलो करो, सही काम करो, जैसे कि ऑनेस्टी, ईमानदार रहो, ट्रुथ यानी कि हमेशा सच बोलो, काइंडनेस, दूसरों के लिए काइंड रहो, रिस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत करो, छोटों की भी, ड्यूटी, जो आपका कर्तव्य है वो पूरा करो। ये होता है हमारा धर्म। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको धर्म के एग्जाम्पल बता देता हूं। स्पीकिंग द ट्रुथ, अगर आप सच बोल रहे हो तो आप धर्म को फॉलो कर रहे हो। रेस्पेक्टिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स, है ना, और हेल्पिंग अदर्स, रूल्स को ऑनेस्टली फॉलो करना, ये सारी चीजें धर्म के अंदर आती हैं, ठीक है। आप अच्छा कर रहे हो, वैल्यूज फॉलो कर रहे हो, सारी ये इसमें आ जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म एंड न्याय, ये लास्ट में बताऊंगा आपको। न्याय का मतलब समझ लो क्या होता है, धर्म समझ गए हो तो न्याय भी समझ में आ जाएगा। न्याय का मतलब होता है जस्टिस, कहते हैं ना हमारे साथ न्याय करो, तो न्याय का मतलब होता है जस्टिस और फेयरनेस। सो ये बताता है कि हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है और फेयर तरीके से, कभी किसी के साथ अनफेयर मत रहो, जो सही है सही का साथ दो, गलत है तो गलत को गलत बोलो। फॉर एग्जाम्पल, सभी को इक्वल राइट्स देना, और अगर कोई गलत काम करता है तो फेयर तरीके से उसको पनिशमेंट दो, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जस्टिस होना चाहिए। तो ये न्याय के कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके सामने हाईलाइट करे हैं। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर धर्म का फॉलो होगा और न्याय फॉलो होगा एक सोसाइटी में, तो वो सोसाइटी पीसफुल सोसाइटी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। धर्म फॉलो करोगे तो भाई ऑटोमेटिकली सारे लोग अच्छे काम करेंगे, न्याय फॉलो करोगे तो सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होगा, ठीक है, और ऑनेस्टी और फेयरनेस इनकरेज होगी, और लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। अगर ये सिर्फ दो चीजें भी फॉलो हो जाए ना, सोशल साइंस में आप पढ़ रहे हो जो सोसाइटी के अंदर, न्याय और धर्म, तो इसी से आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते कभी, ठीक है। गाइडिंग वैल्यूज, इसको हम मूल्य भी कहते हैं, ठीक है,
गाइडिंग वैल्यूज का मतलब होता है कुछ अच्छा, यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे आइडियाज जो आपके बिहेवियर को, आपके एक्शंस को गाइड कर रहे हैं कि आप सोसाइटी में अगर रहते हो तो ऐसा ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, ऐसे ऐसे आपको रहना चाहिए। और इससे क्या है, आप ऑनेस्टली, पीसफुली, रिस्पेक्टफुली सोसाइटी में रहते हो। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ वैल्यूज हैं जो मैं आपको बता देता हूं। ऑनेस्टी सबसे पहला है, यानी कि हमेशा सच बोलो, ईमानदारी के साथ रहो, जितना हो सकता है ऑनेस्टी के रास्ते पर चलो। काइंडनेस, जितना हो सकता है काइंड रहो, जहां दूसरों की मदद करनी है मदद करो, किसी को हेल्प की नीड है तो पीछे मत हटो, उसकी मदद करो। फिर आता है रिस्पेक्ट, चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, एल्डर है या कोई भी है, आपको उसकी रिस्पेक्ट दिल से करनी चाहिए। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेदारी समझो, जो भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको पूरे एकदम अच्छे से उसको निभाओ। फिर है कॉपरेशन, जितना हो सकता है ब्रदरहुड, भाईचारा, मिलजुल कर एक दूसरे को कॉपरेट कर कर ही सोसाइटी आगे बढ़ती है। ट्रुथफुलनेस, कभी झूठ मत बोलना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, झूठ हमेशा आपको और गहरा फंसाएगा, सो झूठ नहीं बोलना। फिर है ये सब चीजों की वैल्यू क्या है भाई, इसकी मतलब इन वैल्यूज की इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर क्यों हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं, ताकि एक अच्छा इंसान बन सको, हेल्प अस बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। अगर आप अच्छा इंसान तभी बनोगे जब आप ये सारी चीजें, धर्म, न्याय और ये जो गाइडिंग वैल्यूज है जो आपको गाइड किया जा रहा है इस बुक में, वो आपको समझना है। और अगर आप इन वैल्यूज को फॉलो करोगे तो सोसाइटी में भी एक शांति बनी रहेगी, क्रिएटिंग पीस इन द सोसाइटी, वो पीस रहेगा सोसाइटी में। और दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे रहेंगे, आपको सही और गलत के बारे में पता चल पाएगा जब आप इन चीजों को समझोगे। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला टॉपिक है डाइवर्सिटी, इसको हिंदी में विविधता भी कहा जाता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है लोग एक देश के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, गुजराती, बौद्ध, जैन, इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, हरियाणवी है, और भी बहुत सारी हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, गुजराती है, बंगाली है। और ये लैंग्वेजेस में बहुत डाइवर्सिटी है। रिलीजन भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। खाना अलग अलग है, नॉर्थ इंडिया पंजाब में जाओगे छोले भटूरे, लस्सी, छाछ, ये सब मिलेगा। साउथ इंडिया में जाओगे डोसा, इडली, उपमा, ये सब मिलेगा। गुजरात साइड में चले जाओगे तो आपको अलग अलग चीजें खाने को मिलेंगी, बंगाल में अलग चीजें मिलेंगी। सो फूड में बहुत डाइवर्सिटी है। इसके अलावा ड्रेसिंग में भी बहुत डाइवर्सिटी है कि नॉर्थ इंडियंस अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, साउथ इंडियन अलग पहनते हैं, वेस्ट वाले अलग पहनते हैं। हमारे यहाँ का कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, हमारा खान पान सब अलग है। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इतने फेस्टिवल्स हैं, दिवाली, ईद, क्रिसमस, पोंगल, ये तो पहली डाइवर्सिटी हो गई। फिर है लैंग्वेजेस, हिंदी, तमिल, बंगाली, पंजाबी। फिर है फूड, है ना, खाना भी देखो अलग अलग होता है। कपड़े, कहीं पे टर्बन पहनी जाती है, कहीं कुर्ता पजामा है, कहीं साड़ी है ना, कहीं धोती है सिर्फ। तो ये डाइवर्सिटी है, इसको डाइवर्सिटी कहा जाता है। और इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे इंडिया में लोग यूनिटी के साथ रहते हैं, जो कि बहुत बड़े फ्लेक्स की बात है। फिर आता है इंक्लूसिविटी, जिसको कहा जाता है समावेशिता। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है आप जितने भी लोग हैं उनको इक्वल रिस्पेक्ट दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, इक्वल इंपॉर्टेंस दो। किसी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि उसको लेफ्ट आउट सा फील हो रहा है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, उसके रिलीजन, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है उसके बेसिस पर। तो सबको जुड़ा हुआ फील करवाना ही जो है इंक्लूसिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, सभी बच्चों को इक्वल एजुकेशन मिले, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करो, जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, उनकी मदद करो, सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट करो, इसको कहा जाता है इंक्लूसिविटी। तो इससे क्या है, सोसाइटी में इक्वालिटी आएगी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, जो भेदभाव वगैरह खत्म होगा, लोगों में यूनिटी और फ्रेंडशिप रहेगी, लोगों को फील होगा कि हाँ भाई हमारी भी कुछ वैल्यू है, हमारी भी कुछ इज्जत है। सो टुगेदर वी रिस्पेक्ट, टुगेदर वी ग्रो। जब आप एक दूसरे की इज्जत करोगे तो आप जरूर उस सोसाइटी को आगे ले जाओगे एक दिन, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर आता है सस्टेनेबिलिटी, सतत पोषणशीला। यानी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, पहले तो आप इसका मीनिंग समझो। यानी कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको दिए हैं नेचर ने, उसको केयरफुली यूज करो। ऐसा ना हो आने वाली जनरेशंस को पानी ना मिले, पेट्रोल ना मिले, या भाई पेड़ ना मिले। जो भी नेचर ने आपको दिया है उसको केयरफुल तरीके से यूज करो, नेचर को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। और
अवॉइड वेस्टिंग रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को वेस्ट मत करो ज्यादा। सो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले एग्जांपल समझो भाई। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पानी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी सेव करो, पेड़ पौधे लगाओ, जो वेस्ट है उसको रिसाइकल करो, पॉल्यूशन को कम करो। अगर आप एक छोटा कदम आज उठाओगे तो आपको एक अच्छा टुमारो मिलेगा, तो ये आज से ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो इससे आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होगा, आपके नेचुरल रिसोर्सेज को आप बचा पाओगे, पॉल्यूशन कम होगा और एक अच्छा फ्यूचर बनेगा। आने वाली जनरेशन्स को कुछ तो मिलेगा भाई, कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे क्या। सस्टेनेबिलिटी का यही मतलब होता है जो मैंने आपको बता दिया। फिर इक्विटी है जिसको समानता कहा जाता है। इक्विटी यानी कि फेयर रहो सभी के साथ, ठीक है, उनको जो चाहिए वो मिलना चाहिए, उनकी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको सबको देनी है जितना हो सकता है, ठीक है भाई। तो एग्जाम्पल, आप गरीब बच्चों की मदद करो स्कॉलरशिप देके, तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ पाएंगे। और अगर कोई डिसेबल आदमी है तो उसके लिए रैंप बनवा दो और सभी को इक्वल चांस दो। सोचो आपने राइट टू एजुकेशन तो दे दिया पर कोई गरीब है वो पढ़ नहीं पा रहा, तो आप स्कॉलरशिप देके उसको आगे बढ़ा रहे हो, ये इक्विटी है, ठीक है। सो इक्विटी इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। ये आप इसका मतलब इक्वालिटी से मत समझ लेना, इक्वालिटी होता है सेम, इक्विटी का मतलब होता है उसकी जरूरत के हिसाब से। इट्स अबाउट गिविंग एवरीवन व्हाट दे नीड टू सक्सीड, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए आप वो चीज उनको दे रहे हो, ये इक्विटी कहलाता है। तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, जो लोग नीडी वंस हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, सोसाइटी में फेयरनेस क्रिएट होगी और सभी इक्वली ग्रो कर पाएंगे, सभी का जो डेवलपमेंट है वो इक्वल तरीके से हो पाएगा। ओवरऑल अब मैं आपको अगर कंक्लूजन दूं क्या क्या हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है, एक वन शॉट में आपको बताऊं तो सोशल साइंस हमें पीपल, सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इन सभी के बारे में पढ़ाने वाली है। और भाई अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में भर देना बिल्कुल रिव्यूज अपने जो भी हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर और अच्छा आएगा और पूरा समझ में आ जाएगा आपको। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस बिल्कुल इजी लगेगी। 4 पिलर्स मैंने आपको पढ़ाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, कैसे उनकी इंटरकनेक्टेडनेस है वो आपको बताया। हमने इंडियन पर्सपेक्टिव को भी पढ़ा, हमारे यहाँ पे जो वसुदेव कुटुंबकम, धर्म, न्याय और ट्रूथ, जस्टिस, काइंडनेस, इक्वलिटी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। फिर जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं, इंक्लूसिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, गाइडिंग वैल्यूज, ये सब मैंने आपको बताया। सो ओवरऑल सोशल साइंस हमें ये सिखाता है कि कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको बनना है, एक अच्छा इंसान आपको बनना है, ठीक है। चारों पिलर्स हमने समझ लिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, यही आपकी बुक का सिलेबस है। यही 4 सब्जेक्ट अब एक बुक के अंदर मर्ज हो चुके हैं जो नई एनसीईआरटी आपकी आई है। तो ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन था इस सोशल साइंस के फर्स्ट लेक्चर का। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो कमेंट्स में लिखना जरूर, फीडबैक है तो आप वो भी लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।